वेलकम टू APSC कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड बिहार दरोगा PT देते हैं, इसके लिए एडिटोरिया के एक वॉल्यूम 2 के रूप में आ गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वॉल्यूम 2, इसका सेट नंबर हम लोग 2 को डिस्कस करेंगे। इसका पूरी इसका सेट हम लोग एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपका वॉल्यूम 1 का भी एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 को हम लोग 1 से लेकर के जो इसका 15 तक सेट है वह कवर कर चुके हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के 1 से 15 सेट जो वॉल्यूम 1 का है उसको भी और इसके भी सेट को जो अर्थात वॉल्यूम 2 के रूप में आया है उसके भी सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 को। ये रहा फ्रेंड आपको सेट नंबर 2 यहाँ पे देख पा रहे हो। सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए, भारतीय संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका राइट ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए, तीनों के लिए, जबकि दलित शब्द का इस्तेमाल हमें संविधान में नहीं किया गया है। इस तरह से 1, 2, 3 जो है राइट हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, बीमा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी जो शिक्षा दिए गए अन्य दिए गए हैं वह आपको समवर्ती सूची में आते हैं, अन्य सूची में भी आते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है उसको आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल जो है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसलिए शून्यकाल विधायी आपको यह शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होता है, इसलिए यह विधायी नियंत्रण में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर है। प्रकलन समिति में केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व ही होता है, जबकि शेष सभी में राज्यसभा के और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, चाहे वह सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, लोक लेखा समिति हो, इनमें सभी में रहता है। लेकिन आपको प्रकलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही रहते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, दिए गए विकल्प में कौन सही है इसका चयन करना है। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। दिए गए ऑप्शन आपको दिए गए फ्रेंड्स। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार रखता है, एक कथन सत्य है। दूसरा दिए गए, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है, ये भी कथन सत्य है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी आपको सही है। दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो है इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया गया है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा, ये आपको कथन सत्य है। दूसरा दिया गया फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इसका बढ़ाते हैं। दूसरा दिया गया है, शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। ये फ्रेंड्स आपको गलत है, 3री अनुसूची में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद आपको 159 में दिया गया है। 3री अनुसूची में इसका वर्णन नहीं है, यही आपको फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। आगे भी दिए हुए हैं, आगे दिए फ्रेंड्स सही कथन चुनना है तो 1, 2 आपको गलत हो जाएगा। तीसरा में दिया हुआ, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में आपको ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा, ये भी कथन सत्य है। जबकि शपथ का प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी कथन सत्य है। तो इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स, आपको कथन सत्य में 1, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या कहता है देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी में 1, 3 और 4 का वर्णन है, इसलिए बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? 2003 में पूछ रहा है कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो संथाली, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, संथाली भाषा को 2008 में 3 में फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 92 संविधान संशोधन के 2003 में हुआ था, उसमें बोडो को, डोगरी को, मैथिली को तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तब 22 भाषाएँ इसमें शामिल है।
8वीं अनुसूची में, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 22 भाषाएं आपको शामिल की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसके संवर्धन करें। यह किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 51 के क में यह शामिल किया गया है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। किसके तहत किया गया है भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का पद? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था, उसी के तहत यह आपको इसी अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का पद सृजन कर दिया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, ये पूछ रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट जो है टाइगर का शुरुआत हुआ। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। कब की गई? 1973 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है, दिए गए ऑप्शन से चयन करना है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक विभिन्नता के जो क्षेत्र होते हैं वह जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है, उसका चयन करना है। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कौन शामिल नहीं है इसमें? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इसके अलावा जितने भी दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन हो, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन हो, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन हो, राष्ट्रीय जल मिशन हो, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन हो, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन हो, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हो, सब यह शामिल है, केवल नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, इसको चयन करना है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वंदना शिवा जो है इसके राइटर है। यह पुस्तक 2000 में फ्रेंड्स 2000 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है, ये बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण कौन है, दिए गए ऑप्शन से चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आपको यहाँ पर जो हिरन देख रहे हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पर केवल हिरन जो है आपको शाकाहारी उपभोक्ता है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता में केवल हिरन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, ये बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6 पार्टी हैं जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी के संख्या है, कुल संख्या 6 है। जिसमें आपको बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है और CPIM जो है शामिल है इस 6 दलों में जो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह केरल राज्य में स्थित है, अर्थात कोल्लम जिला केरल में स्थित है। यह जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इस अभियान के तहत जिले में 7 लाख परिवारों के 7 लाख परिवारों में के आपको 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की गई। इस तरह से यह जिला आपको संविधान साक्षर जिला के रूप में पहला भारत का बना। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना का शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ए यहाँ पर राइट आंसर है। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की गई। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, ये पूछा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, भारत का स्थान 13वां है।
अर्थात 10 मार्च 2023 को आपको IEP के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण में यह जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान आपको 13वां है, जबकि इस सूची में सबसे पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। ये भी ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन आपको साथ में मिल रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस सेट को पूरा लगाइएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी पोजीशन अभी तक कहाँ है, तैयारी का लेवल कितना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पूछ रहा है फ्रेंड्स। 23 में अनुमानित कितनी की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए 5.9 जो है अनुमानित की गई है। 5.9 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2024 के लिए पूछ रहा है फ्रेंड्स, 2024 का कितना अनुमान लगाया गया है, तो 2024 में कितना रहेगा, तो इसके लिए 6.3 किया गया है। ये भी आप ध्यान रखें, 6.3 जो है हो जाएगा 24 के लिए। 23 के लिए कितना है, तो 5.9। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टेरॉन 1 जो है आपको नाम है 3D प्रिंटेड रॉकेट का। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट आपको टेरॉन 1 का फ्लोरिडा जो आपको है अमेरिका में, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया। यह रॉकेट 110 फीट लंबा और 7.5 फीट व्यास वाला है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो रिलायंस है, एयरटेल, IVI है या BSNL, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, एयरटेल जो है वह आपको 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहली कंपनी बन गया है व्यावसायिक तौर पर भारत में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा शुरू किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 अक्टूबर पूछता है कि कब शुरू किया गया, तो 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा शुरू हुआ और एयरटेल पहला आपको बना है 5G सेवा लॉन्च करने वाला। नेक्स्ट आपको दिया है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 संख्या वृद्धि हुई है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता आपको ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है, ये बताना है फ्रेंड्स। जल्दी से बताइए किस खेल से है यह ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ये निशानेबाजी से संबंधित है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 80वां गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात ऑस्टिन बटलर को दिया गया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया है, ये भी पूछता है फ्रेंड, तो याद रखेंगे एल्विस फिल्म के लिए दिया गया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में बांग्लादेश के नए आपको राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में पूछ रहा फ्रेंड किसे चुना गया है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात चीन, भारत और जापान जो है अग्रणी है इसके कच्चे इस्पात के उत्पादन में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा, जल्दी से बताइए कौन सा राइट रहेगा। तो याद होगा फ्रेंड्स आपको 11 से 12 नवंबर 2022 को PM गति शक्ति मल्टी मॉडल आपको मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन बनारसी UP में हुआ था, याद होगा फ्रेंड्स आपको। इसी में यह आपको इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ हुआ, तो यह आपको बनारसी उत्तर प्रदेश में सम्मेलन हुआ, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात सिंगापुर के साथ हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन मार्च 2023 में हुआ था, ये भी आप रहेंगे फ्रेंड्स, मार्च 2023 में हुआ था। और इसमें फ्रेंड्स आपको इस
युद्धाभ्यास की पहली शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 में हुआ था। यह अभी जो संपन्न हुआ था, कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स, तो जोधपुर में, याद रखेंगे, जोधपुर में यह संपन्न हुआ है। जोधपुर जो आपको राजस्थान में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार जाति आधारित से आप तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, उसको जरूर आप कवर कर लेंगे और यह आंकड़ा इसका जरूर रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत पिछड़ा की जो कोटि है उसकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। कितना है ये भी पूछता है, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपको 4 करोड़ 70 लाख आपको फ्रेंड्स याद रखेंगे, 4 करोड़ 70 लाख आपको, और 80,514 है, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसे आप देख लेंगे। 80,514 फ्रेंड्स याद रखेंगे, इतना इसकी संख्या है आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। और पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो 27, इसका प्रतिशत में बात की जाए फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तो 36.041% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो यह आपको पिछड़ा वर्ग है जो 27.1286% के साथ में दूसरे स्थान पे है। उसके बाद में कौन है? तो अनुसूचित जाति है 19.651। सभी आंकड़े आप याद रखेंगे। समान श्रेणी के कितने हैं? तो 15.5224%। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो 1.6824% है। ये सभी आंकड़े आप 100% याद रखेंगे, एग्जाम में कोई भी आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लंपीव आपको प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया 10 अगस्त, याद रखेंगे 10 अगस्त 2022 को। यह स्वदेशी टीका है लंपी प्रोवैक जो लॉन्च किया गया, ये जो आपको स्वदेशी टीका है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दीवा, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको अजरबैजान, इसको भी घोषित किया गया है, और तजाकिस्तान, दोनों को घोषित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत में 16वें राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 64.03% वैध मतों का प्रतिशत प्राप्त हुआ। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का सम्मान किया? नोबेल पुरस्कार से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, यह याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र वाला, तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, जिसमें कैटालिन कारी को दिया हुआ है, जबकि दूसरा जो है ड्रू विसमैन दिए गए हैं। इन दोनों को जो है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में आपको 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। मनरेगा के लिए जो आपको ग्रामीण स्तर पे चलाई जाने वाली एक योजना है मनरेगा, कितनी राशि आवंटित की गई है 23-24 के लिए, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 60,000 करोड़ रुपए आपको आवंटित किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। किस वर्ष तक रखा गया टीबी मुक्त भारत? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि यह भारत में सभी को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दिया है, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, यह इसका आपको विषय था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है, ये जल्दी से बताइए। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तरुण पिथोडे जो है इसके राइटर हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा कर जीता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद होगा आपको 4 से 26 मार्च 2023 को यह महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विश्व बैडमिंटन
चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में चीन, जापान और मलेशिया यहाँ पे नहीं किया जाएगा, अर्थात दिए गए ऑप्शन में कोई इसका राइट आंसर नहीं है। इसका आयोजन भारत में होगा, जबकि इसमें भारत का कहीं पे चर्चा नहीं है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिए हुआ फ्रेंड्स आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये पूछ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पूछा जा रहा है, तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था इसका स्थापना। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जबकि आरबीआई का पूछता है फ्रेंड्स कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ, ये भी कभी कभी पूछता है, तो याद रखेंगे आपको 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल फिर याद रखेंगे इसको, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था आरबीआई की स्थापना। आरबीआई भी लिख देते हैं, आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा कर अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। बाकी जो दिए गए हैं प्रत्यक्ष कर, निगम कर, उपहार कर, तो इस तरह से दिया गया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, चलैया समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलैया समिति का गठन कब हुआ था, याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो 1991 में इसका गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, किसने यह दिया था यह सिद्धांत को, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फिशर ने दिया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। जल्दी से बताइए, कौन सा राज्य जो है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र आपको बना है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। कितने बार, तो 1977 याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ये बताना है फ्रेंड्स। किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छठा अभिलेख में अशोक के आपको आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसके अलावा अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा किया, तो यह सबसे पहले जो है खोज हुआ था, तो 1700 याद होगा फ्रेंड्स, 1750 ईस्वी में आपको पी पैंथरलर ने आपको शिलालेख का खोज किया था, अशोक के सबसे पहले शिलालेखों का। उसके अलावा पहला शिलालेख जो था आपको पशु बलि की निंदा की गई है, ये भी आपको याद रखेंगे। जबकि 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। इसके 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस सब बातें भी आपको ध्यान में रखेंगे अशोक के अभिलेखों से। नेक्स्ट दिया आपको, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुरम किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता का स्थल एक है आलमगीरपुरम। यह आलमगीरपुरम याद होगा फ्रेंड्स आपको, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है, और यह स्थल आपको हिंडन नदी के किनारे है, याद रखेंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका याद होगा आपको, दयाराम साहनी ने 1900 कितना में, तो 1921 ईस्वी में खोज किया था, यह भी आपको याद रखेंगे, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। जबकि अगर बात की जाए फ्रेंड्स कि आप मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 1922 में एक और आता है नाम जो काफ़ी पूछता है, रंगपुर की खोज कब हुआ था, तो इसका रंगनाथ राव ने आपको 1953 में, याद रखें फ्रेंड्स, 1953-54 में खोजा था आपको रंगपुर को। इस तरह से फ्रेंड्स ये सभी बातें इससे संबंधित है, याद रखेंगे। किसी को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख किया गया है, ये पूछ रहा है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में ये पूछा जा रहा है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात शतपथ ब्राह्मण में गंधार, पंचाल और आदि राजाओं का वर्णन मिलता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। शतपथ
ब्राह्मण की बात की जाए फ्रेंड तो यह आयुर्वेद का यह ब्राह्मण है, ये भी ध्यान रखेंगे। वेदों की संख्या कितना है ये भी पूछता है फ्रेंड, तो 4 वेद है। वेदांग कितने हैं तो 6 हैं। और उपनिषद कितने हैं तो 108 है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद के बाद में सतपथ ब्राह्मण का स्थान है वहीं आता है। ऋग्वेद के बाद में सतपथ ब्राह्मण का यहाँ स्थान आता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है देवपड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, जल्दी से बताइए। देवपड़ा का संबंध, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अर्थात विजय सेन से है। देवपड़ा अभिलेख का संबंध बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, इसी में फ्रेंड्स आपको और कुछ जानना है तो जूनागढ़ बड़ा पूछता है फ्रेंड्स। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है तो रुद्र दामन से है, ये भी आपको याद रखेंगे। जबकि ऐहोल अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसे आप जितना पढ़ के नहीं उतना सुन के याद कर सकते हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, ये भी ध्यान रखेंगे। जबकि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खरवेल से है, ये भी ध्यान रखेंगे। ग्वालियर एक अभिलेख है, काफ़ी इंपॉर्टेंट से बता रहे हैं। ग्वालियर अभिलेख का संबंध तो प्रतिहार नरेश भोज से है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामों में वैसा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का दर उपज का कितना भाग था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 भाग था, अर्थात 50% कह सकते हैं इसे। 50% यह भाग था, उपज का 50% भाग ले लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिएगा तो यह आपको सिकंदर ए सनी का उपाधि यह धारण कर लिया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। मूल नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला यही शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने दक्षिण विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा था, जो कि काफ़ी पूछा जाता है एग्जामों में। साथ ही साथ प्रेफरेंस इसके शासनकाल में अर्थात अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। इसी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने का नींव रखा था, ये भी आपको ध्यान रखेगा। अलाउद्दीन के बारे में बता रहे थे, सब सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है किसने वेद मार्ग आपको प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, जल्दी से बताइए किसने यह धारण की थी। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात बुक्का प्रथम ने यह आपको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक हरियर बुक्का भी आता है फ्रेंड्स, तो हरियर जो द्वितीय यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला था, ये भी आप ध्यान रखें। जबकि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 1679 में लागू किया गया था, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। औरंगजेब जो था वह सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के क्रम कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात हैदराबाद फर्स्ट में, उसके बाद मैसूर, उसके बाद में तंजौर। हैदराबाद जो है फ्रेंड्स आपको कब किया था ये पूछता था, 1798 याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1798 में सहायक संधि स्वीकार करने वाला था। जबकि अगर मैसूर की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह मैसूर 1799 में इसने स्वीकार किया था, 1799 में। जबकि अगर तंजौर की बात की जाए तो ये भी आपको 1799 में ही किया था। जबकि इसके बाद कौन किया था तो अवध का नाम आता है। इस तरह से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे इसे। नेक्स्ट दिया है पहाया विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह दोनों एक ही हैं का संबंध किस राज्य से है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार से इसका संबंध है, बिहार झारखंड से, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इसके अलावा बिहार झारखंड में और भी आपको विद्रोह हुए याद होगा फ्रेंड्स, इस सभी को आप याद रखें फ्रेंड्स। फकीर विद्रोह पूछता है, फकीर कभी कभी पूछता है, तो फकीर विद्रोह कब हुआ था तो 1776 रखेंगे फ्रेंड्स। 1776-77 में यह फकीर विद्रोह हुआ था। उसके बाद चोरो विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो यह 1800 से लेकर के फ्रेंड्स आपको 1800 से लेकर के 19 तक यह आपको चोर विद्रोह हुआ था। उसके अलावा भील विद्रोह 1825 से लेकर के 31 तक चला था। अहोम विद्रोह आपको 1800 से लेकर के 1828 तक यह हुआ था। ये सब आपको ध्यान में रखने योग्य बातें सब हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप सुन के काफ़ी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था, ये पूछ रहा है। ब्रिटिश नायक का नाम पूछ रहा है। जबकि 1857 का विद्रोह इलाहाबाद से
का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह में, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका नेतृत्व जो है 1857 में मुख्य रूप से लियाकत अली ने इलाहाबाद से आपको इसका नेतृत्व किया था। और इसको दबाया कौन था ये पूछा जा रहा है, तो कर्नल नील ने दबाया था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। कब किया गया था ये भी पूछता है। तो 1943 में ही इसने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज की पूछता है फ्रेंड्स आपको कभी कभी, तो ये भी आपको याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज को गठन जो है रास बिहारी बोस ने किया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जो 1942 में ही इन्होंने किया था। रास बिहारी बोस, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो भी है उसको बताते चल रहे हैं। यहाँ पे रास बिहारी बोस का भी नाम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी कहानी नहीं लिखी गई है। मेरी कहानी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला फ्रेंड्स कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 41वां अधिवेशन जो 1925 में हुआ था कानपुर में, उसमें सरोजनी नायडू के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, फ्रांस की क्रांति का यह मुख्य नारा था। याद होगा फ्रेंड्स आपको कि फ्रांस की राजक्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था, लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, इस क्रांति का ही यह मुख्य नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी, बल और भार का जो एसआई मात्रक होता है वह एक ही होता है, यह न्यूटन होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु की गति मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा में से यदि हम गतिज ऊर्जा को घटा दें तो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, यह समीकरण सही है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। अर्थात जो यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा में से घटाइए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी, यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं, जल्दी से बताइए। किसके आपको भिन्नता के कारण से, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा के दबाव के भिन्नता के कारण से संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आभासी और सीधा छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसका धनात्मक होना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे फ्रेंड्स। सी ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अर्थात सी आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण को आवर्धन धनात्मक होगा, तो यह हमें मिलता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में असत्य नहीं है, सत्य कौन नहीं है परमाणु के बारे में, ये बताना है। तो फर्स्ट में ही दिए हुए फ्रेंड्स आपको कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह सत्य नहीं है। दो तत्वों के परमाणु हमेशा अलग अलग ही होते हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर जाएगा। यह कथन आपको सत्य नहीं है, असत्य कथन है। आगे दिया हुआ है धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है। तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की क्रिया को हम लोग तन्यता कहते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आघात निवर्धनीयता क्या होता है, तो यह आपको पीट कर आपको चौड़े सीट की तरह से बना देता है, तो इस गुण को आघात वर्णनीयता कहते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे। क्रियाशीलता समझते ही हैं, विलीयता समझते हैं, अर्थात घुल जाना, क्रियाशीलता क्रिया करना अर्थात अभिक्रिया करना, यह क्रियाशीलता होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल के शोधन करने में, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विपरीत प्रासरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से दिया हुआ है
आगे में फर्स्ट में दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। क्षारीय विलयन कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्षारीय विलयन। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या क्षारीय विलयन शुद्ध रूप से नहीं है। यह द्विधर्मी ऑक्साइड में आता है, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो दिया गया है वह सब क्षारीय है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा, ये बताना है। नीले लिटमस कौन लाल कर देगा, तो जो भी आपको फ्रेंड्स आपको अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस को लाल करते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो वह सिरका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, तत्वों के एफ अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पर एंटीमनी समानता किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो यह ग्रुप आपको हैलोजन ग्रुप का है, ये यहाँ पर राइट आंसर है, जिसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाकी, और 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती है, तो यह हैलोजन ग्रुप हो जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अमोनियम का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, जल्दी से बताइए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हैबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का आपको व्यावसायिक निर्माण प्रक्रिया है, जिसके मदद से अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण किया जाता है, इसी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, माइक्रोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है माइक्रोलॉजी, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह कवकों से संबंधित है, कवकों के अध्ययन माइक्रोलॉजी में आता है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। जिसमें कवकों में एक बात की जाए तो कुकुरमुत्ता आता है, राइजोपस आता है, म्यूकस आता है, ये सब आपको उसी में आता है, तो इसी के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहा जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपको अणु है, कौन सा अणु अधिक मात्रा में मिलता है कोशिका के अंदर में, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जल की मात्रा आपको अधिक मिलता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण से होता है, पौधे का लचीलापन जल्दी से बताइए, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोलेनकाइमा के कारण से लचीलापन होता है पौधों में, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है, ये पूछ रहा है। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र कौन सा है, डबल एक्स दिया हुआ है, तो यह स्त्री में होता है, एक्स वाई दिया हुआ है, यह आपको पुरुष में होता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, यह डबल वाई दिया हुआ है जो सही नहीं है, इस तरह से यह आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है ये बताना है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फ्रेंड्स अमीबा में प्रजनन की मात्रा द्विखंडन विधि द्वारा होता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। लैंगिक प्रजनन मनुष्य में होता है, यहाँ पे बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, ये आपको बताना है, परिसंचरण तंत्र का कौन अंग नहीं है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र में आपको रक्त का परिवहन होता है, जिसमें रक्त शामिल होता है, धमनी शामिल होता है और हृदय शामिल होता है और धमनिकाएं भी शामिल होती है, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। बड़ी आंत जो है पाचन तंत्र का अंग होता है। पाचन तंत्र की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको मुख्य रूप से लाल ग्रंथियाँ और आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब शामिल होता है, तो यह पाचन तंत्र का हिस्सा है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, किसको नहीं कर सकते हैं ये बताना है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्पाइरोगाइला को नहीं कर सकते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको मिलान करने के लिए दिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें जलप्रपात है और राज दिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट में दूध सागर का, ये इसका संबंध किससे है, तो दूध सागर का संबंध आपको गोवा से है, अर्थात एक का जो है आपको 4 हो जाएगा। जबकि बरकाना का संबंध किससे है, तो यह आपको बरकाना का संबंध कर्नाटक से हो जाएगा, अर्थात इसका बी का 3 हो जाएगा। जबकि दुदुमा जो है जलप्रपात, यह संबंधित है किस राज्य में है, तो यह आपको उड़ीसा में है, इसका 2 हो जाएगा। जबकि किलियापुर जो है यह तमिलनाडु में है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
इसे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है माउंट लुथियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग्रेट निकोबार में यह अवस्थित है। सी इसका राइट आंसर है। आगे फिर से आपको मिलान करें, भौतिक लक्षण दिए गए हैं और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया गया है, इसे मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सार्क का किससे संबंध है, तो सार्क जो है हिमनद के अपर्दनी लक्षण को कहते हैं। तो यह आपको हिमनद के अपर्दनी एक का जो है आपका 4 हो जाएगा, जबकि यार डांग का संबंध आपको वायु के अपर्दनी से है, इसका वायु अपर्दनी लक्षण से है, तो इसका ए हो जाएगा। दूसरा दिया है आपको बरखाना का संबंध, तो इसका जो है वायु के निक्षेपण लक्षण से है, अर्थात इसका फ्रेंड्स आपको सी का 3 हो जाएगा, जबकि ड्रामलिन का संबंध हिमनद के निक्षेपण लक्षण से है, 2 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। आप मिलान कर लेंगे अपने आंसर से भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया प्रतिचक्रवात विशेषता होती है, प्रतिचक्रवात विशेषता होती है, तो इसका राइट रेफरेंस इसमें किसका विशेषता होता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी स्वच्छ आसमान की, यह इसकी विशेषता है। प्रतिचक्रवात का विशेषता क्या है, तो स्वच्छ आसमान है। प्रतिचक्रवात में होता क्या है, अर्थात चक्रवात के जब विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्रतिचक्रवात कहते हैं। इसमें आसमान साफ हो जाता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक आपको पंचनद में सम्मिलित नहीं है, इसका चयन करना है। राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी सिंधु जो है पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में शामिल वाली जो नदियाँ है वह रावी है, झेलम है, सतलज है, ब्यास है और चिनाब नदियाँ शामिल है। इस तरह से सिंधु इसका बी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात मलाज खंड जो है यह आपको लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, यह तांबा आपको खनन क्षेत्र है। ए इसका राइट आंसर जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वह सब आपको लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। मलालगंज आपको जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है वो बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वह न्यूनतम है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन करना है। सत्य कथन को चयन करना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात आपको ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बाकी नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। कन्याकुमारी से कृष्ण तक जो है डेल्टा तक किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको तो अन्य जो तटीय क्षेत्र है जिसमें गुजरात से गोवा तक के जो तटीय क्षेत्र है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह आपको पश्चिमी तट के बता रहे हैं फ्रेंड्स, पूर्वी तट के नहीं। उसके बाद में गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक जो तटीय क्षेत्र है वह आपको केनरा तट के नाम से जानते हैं, जबकि मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी के तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। सभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कस्तूरी हिरण काफ़ी पाए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी फ्रेंड्स जमशेद जे ईरानी जो है आपको स्टील मैन ऑफ इंडिया के लिए इंडिया के नाम से विख्यात थे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को आपको महारत्न की
को कंपनियों की दर्जा प्राप्त नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर। बाकी सबको महारत्न की कंपनियां का दर्जा प्राप्त है। कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं, तो 12 कंपनियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका दिया है मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है, ये बताना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एम पॉक्स इसका नाम दिया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आपको दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, जल्दी से बताइए। दलखाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यह फ्रांस से खरीदा गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए मैथ एक रीजनिंग का दिए गए, तो इसका हम जल्दी से इसका हल बताते चलते हैं। इसको हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, वहाँ से इसे आप PDF प्राप्त कर लेंगे और आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। 97 का फ्रेंड्स आपको सी हो जाएगा, ये देख लेंगे। आगे देखते हैं। 98 का भी सी हो जाएगा, जबकि 99 का जो आंसर हो जाएगा यह सी। 99 का भी आपको बी हो जाएगा। और लास्ट में जो है फ्रेंड्स इसका 100 का, तो यह आपको सी हो जाएगा। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी एक ग्रुप में से ज़रूर आपसे इसे शेयर कर दे, यही आपसे उम्मीद रहता है फ्रेंड्स, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।